साजिश, भाजपा ने भी इन रिपोर्ट्स को बताया फेक न्यूज। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच कार्यवाही में व्यवधान। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के रवैये को बताया लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर कहा, नए कृषि कानून किसानों के हित में। सरकार इन कानूनों को लेकर किसानों से बातचीत को हमेशा तैयार। महाराष्ट्र के कोंकण, पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। कई जिलों में आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट। ठाणे, कोल्हापुर सहित कई जिलों में बाढ़ से हालात नाजुक। राहत और बचाव कार्य जारी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में कोरोना वायरस के चीन के वुहान लैब से उत्पत्ति की जांच के विश्व स्वास्थ्य संगठन के आग्रह को चीन ने ठुकराया। कहा, वायरस के वुहान लैब से उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं। और खेल खबरों में टोक्यो ओलंपिक्स का कल होगा रंगारंग उद्घाटन। उद्घाटन से एक दिन पहले उद्घाटन समारोह के डायरेक्टर को हटाया गया। उद्घाटन समारोह में अधिकतम 50 होगी भारतीय एथलीट और अधिकारियों की भागीदारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और शाम 4 बजे की खबरों के साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 750 करोड़ की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। ये यूनिवर्सिटी वहां अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए भी एक मॉडल का काम करेगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 750 करोड़ रुपए की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी और इसकी स्थापना से जहां एक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बौद्धिक विकास को सहायता मिलेगी और इसके साथ साथ लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना से उच्च शिक्षा का प्रसार होगा। छात्रों को उच्च शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ पर अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए भी एक मॉडल का कार्य करेगी। वहाँ उच्च शिक्षा की क्वालिटी में सुधार होगा। इससे लद्दाख क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में भी सहायता मिलेगी। और इसी के साथ लद्दाख में एकीकृत बहुउद्देशीय कॉरपोरेशन की स्थापना का भी निर्णय लिया गया। ये कॉरपोरेशन लद्दाख में पर्यटन, उद्योग, परिवहन सुविधाओं के विकास और स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प की मार्केटिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में भी अहम योगदान देगा। इंटीग्रेटेड मल्टी पर्पस कॉरपोरेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। ये कॉरपोरेशन लद्दाख में उद्योग, पर्यटन, परिवहन सुविधाओं के विकास और स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प की मार्केटिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य करेगा। ये कॉरपोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में के निर्माण में भी एक सहायता उपलब्ध करवाएगा और ये कॉरपोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए लद्दाख की मुख्य कंस्ट्रक्शन एजेंसी के रूप में भी कार्य करेगा। इससे वहां पर विकासात्मक कार्यों को बल मिलेगा, गति मिलेगी। और केंद्रीय कैबिनेट ने स्टील क्षेत्र के लिए 6,322 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम को भी मंजूरी दी है। इससे देश में स्टील का उत्पादन बढ़ेगा और आयात कम होगा। स्पेशलिटी स्टील प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत लाकर इसको 6,322 करोड़ रुपए की आज मंजूरी दी गई है। इससे मैन्युफैक्चरिंग को बल मिलेगा, आयात कम होंगे, 5,25,000 रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, 68,000 सीधे तौर पर होंगे। जहां इंपोर्ट कम होने के साथ साथ एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग को भी इससे बल मिलेगा। कुल मिलाकर 39,625 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा।
केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में कथित फोन डेटा लीक मामले पर आज बयान दिया। केंद्रीय मंत्री ने सदन में दिए गए अपने बयान में सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश है। By a web portal on the 18th July 2021. Many over-the-top allegations have been made around this story. Honorable Chairman Sir, the press reports have appeared a day before the monsoon session of Parliament. This cannot be a coincidence, Honorable Chairman Sir. In the past, similar claims were made regarding the use of Pegasus on WhatsApp. Those reports had no factual basis and were categorically denied by all parties, including in the Supreme Court. The press reports of 18th July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. We cannot fault those who haven't read the story in detail, and I request all honorable members to examine the issues on facts and logic. Sir, with your permission, I may be allowed to lay the statement on the table. और इससे पहले पेगासस फोन जासूसी मामले में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यू टर्न ले लिया। कंपनी ने कहा कि मात्र कल्पना के आधार पर ही ये सूची बनाई गई थी। इस काल्पनिक सूची की मीडिया के एक वर्ग की विद्वेषपूर्ण कवरेज की चारों ओर आलोचना हो रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अब स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने कभी भी सूची को एनएसओ पेगासस स्पाईवेयर सूची के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। हालांकि दुनिया के कुछ मीडिया ने ऐसा किया होगा। इससे पहले अमेरिकी खोजी पत्रकार किम जेटर ने खुलासा किया कि एमनेस्टी ने कभी यह दावा नहीं किया कि यह एनएसओ सूची थी। एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजीज इजराइल की एक टेक्नोलॉजी फर्म है जिसका पेगासस नामक का स्पाईवेयर स्मार्टफोन की निगरानी करता है। लोकसभा में विपक्षी दलों के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के शोर शराबे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दिन में पहले एक बार 12 बजे, फिर 2 बजे और बाद में 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में हंगामे के बीच ही केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलयान विधेयक 2021 पेश किया। इसी दौरान रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 भी पेश किया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्षी सांसदों से अनुरोध किया कि सरकार सभी विषयों पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष ने सदन को चलने नहीं दिया। और वहीं राज्यसभा में भी विपक्ष ने भारी हंगामा जारी रखा। विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक स्थगित की गई थी। बाद में हंगामा जारी रहने के कारण कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भास्कर अखबार के मालिकों के घर और संस्थान पर हुए आयकर विभाग के छापे का मुद्दा उठाया। वहीं कांग्रेस और टीएमसी सांसदों ने हंगामा करते हुए सदन के वेल में प्रवेश किया, जिस पर राज्यसभा के सभापति ने नाराजगी जाहिर की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हमने किसानों से नए कृषि कानूनों के संदर्भ में बात की है। किसानों को कृषि कानूनों के जिस भी प्रावधान से आपत्ति है वो हमें बताएं। सरकार आज भी खुले मन से किसानों के साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में हैं, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। हमने तो पहले भी इस बात को कहा था कि कुल मिला के जो सरकार से बातचीत हुई है उसके आगे अगर उनका कोई प्रस्ताव है तो प्रस्ताव लेकर आएंगे तो हम चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानूनों को लेकर भ्रम के कारण आंदोलन कर रहे किसान बसों में सवार होकर नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर धरना स्थल पहुंचे। यहां किसानों ने न केवल कोविड प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन किया, बल्कि जंतर मंतर परिसर में नारेबाजी कर राहगीरों के लिए भी परेशानी खड़ी कर दी। पेश है ओपी यादव की ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ बीते 7 महीनों से भ्रम के चलते विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संगठन जंतर मंतर पहुंचे।
प्रदर्शन के मद्देनजर सुबह से ही जंतर मंतर पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच बसों में सवार होकर किसान जंतर मंतर पहुंचे। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत सहित अन्य किसान भी कोविड प्रोटोकॉल का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करते दिखे। प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारी किसानों ने पूरे जंतर मंतर पर कब्जा कर लिया और जमकर नारेबाजी की और शोरगुल मचाया। किसानों की वजह से जंतर मंतर से गुजरने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसानों ने रास्ता रोक दिया, इसलिए दिक्कत हो रही है हमें आने जाने में। ऑटो वाला भी नहीं मिल रहे और ऑटो वाले आ भी नहीं रहे, अंदर हो रहे, रास्ता इस बारे बंद है। सिप्पी जाना था हमें और अब घूम के जा रहे हैं हम। मैं यहाँ से पास में तुरंत जा सकते थे, अभी पूरा अगर जाना है तो फिर घूम के जाना पड़ेगा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने आंदोलन की आड़ में उपद्रव और शोरगुल करने वाले किसानों और अन्य उपद्रवियों पर पैनी नजर रखी हुई है। प्रदर्शन करने पहुंचे किसानों ने इस दौरान जमकर हल्ला काटा। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच पुलिसकर्मियों ने जंतर मंतर के दोनों तरफ भारी पुलिस बल तैनात कर रखा है। जंतर मंतर के धरना स्थल पर पुलिस ने 200 किसानों को शर्तों व नियमों के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत दी है। कृषि सुधार कानूनों को लेकर भ्रम के चलते कुछ किसान संगठन दिल्ली में आंदोलनरत हैं और इन्हीं किसान संगठनों ने जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस से धरना प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी। दिल्ली पुलिस ने पूरे प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत देते हुए किसान संगठनों को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति दी थी। हालांकि यहां पर कोविड प्रोटोकॉल का किसान संगठनों ने न केवल जमकर उल्लंघन किया बल्कि हुदंगड़ मचाते हुए यहां आने जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी भी खड़ी कर दी। मेरे सहयोगी कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। महाराष्ट्र के कोंकण, पश्चिमी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और खानदेश में लगातार बारिश हो रही है। ठाणे जिले में उल्हास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। किनारे के सभी गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। रुक्मणी नगर, बालाजी नगर इलाके के 200 परिवारों से संपर्क कट गया है। ठाणे के ही बदलापुर में भारी बारिश के कारण कई घरों में पानी भर गया है। पुणे जाने वाली सभी लंबी दूरी की रेल और मालगाड़ियां फंसी हुई हैं। रत्नागिरी जिले में बारिश से चिपलून शहर जलमग्न हो गया है। एनडीआरएफ तटरक्षक दल के साथ हेलीकॉप्टर सहायता का समन्वय किया जा रहा है। मुंबई गोवा हाईवे चिपलून कराड़ रोड को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। कोल्हापुर जिले में भी भारी बारिश शुरू हो गई है और पंचगंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कोल्हापुर में एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात की गई हैं। देश में नकली वस्तुओं के कारोबार से अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है। फिक्की कैस्केड के मुताबिक हर साल सरकार को 40,000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व का नुकसान है और अगर इस पर रोक लगाई जा सके तो लाखों रोजगार पैदा हो सकते हैं। संवाददाता अजय मिश्र की आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में नकली वस्तुओं के कारोबार और मादक वस्तुओं की तस्करी अब भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए जरूरी है कि गैर कानूनी कारोबार और नकली उत्पादों के निर्माण पर रोक लगे और देश को और उपभोक्ताओं को होने वाले नुकसान पर लगाम लगाई जा सके। OECD की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में नकली वस्तुओं का कारोबार 494 अरब डॉलर का हो सकता है। ये वैश्विक कारोबार का 2.5% के बराबर है और सभी को नुकसान पहुंचाता है। नकली सामानों की बिक्री की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को हर साल करीब 1,17,000 करोड़ रुपए का नुकसान भी होता है। लेकिन असली सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार है कौन? अगर मैं कहूँ कि इसमें सिर्फ सरकार जिम्मेवार है तो भी गलत है। अगर मैं इसमें कहूँ कि इसमें सिर्फ इंडस्ट्री जिम्मेवार है वो भी गलत है। और अगर मैं इसमें कहूँ कि ग्राहक जिम्मेवार है वो भी गलत है। इसमें थोड़ी थोड़ी गलती सबकी है और सबको सुधार करने की जरूरत है। नकली सामानों की खरीद देश की अर्थव्यवस्था को भी भारी चोट पहुंचाती है। देश में नकली वस्तुओं के निर्माण से भी बड़ा खतरा है स्मगलिंग यानी तस्करी का। स्मगलिंग में हमारे को डबल वैमी है। उसमें क्या हो रहा है कि दूसरे देश में माल बन रहा है और दूसरे देश से माल बन के हमारे देश में आ रहा है, तो माल भी यहाँ पे भी नहीं खरीदा जा रहा, एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ नहीं हो रही। तो हमने उसके लिए भी एक स्टडी कमीशन करी कि हमें ये बताइए कि
कुछ सेक्टर्स हमने आइडेंटिफाई करे इस बारे भी कि उन सेक्टर पे जॉब लॉस कितना है। अगर ये स्मगलिंग बंद हो जाए तो कितने लोगों को हिंदुस्तान में नौकरी मिल जाएगी। और आपको हैरानी होगी कि 16 मिलियन लोगों को जॉब लॉस है। उद्योग संगठन फिक्की में बनी विशेष समिति कैस्केड के मुताबिक सरकार और जांच एजेंसियों ने इस मोर्चे पर बेहतरीन काम जरूर किया है, लेकिन इसके लिए ग्राहकों को खुद के स्तर पर जागरूक होना होगा, जो उनके खुद के हित में है। देश में नकली वस्तुओं का कारोबार 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है, जिसका कोई निश्चित अनुमान नहीं है। ये न केवल टैक्स के व्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था और लोगों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ करता है। हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि इसका डटकर मुकाबला करें। कैमरामैन भीम सिंह के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अंतर्राष्ट्रीय खबर में कोरोना वायरस के चीन की वुहान लैब से निकलने की जांच के विश्व स्वास्थ्य संगठन के आग्रह को चीन ने ठुकरा दिया है। चीन ने गुरुवार को WHO की कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच के दूसरे चरण को खारिज कर दिया। WHO ने इस महीने चीन में कोरोना वायरस की उत्पत्ति के अध्ययन के दूसरे चरण का प्रस्ताव रखा, जिसमें वुहान शहर में प्रयोगशालाओं और बाजारों के ऑडिट शामिल हैं, जिसमें अधिकारियों से पारदर्शिता की मांग की गई है। वहीं WHO की इस मांग पर चीन भड़क उठा है। चीन ने कहा है कि WHO द्वारा जांच की योजना बनाए जाने की बात सुनकर वो हैरान है। चीन की ओर से कहा गया कि वायरस के वुहान लैब से निकलने की कोई संभावना नहीं है। ग्रीस की राजधानी एथेंस में बच्चों के कोरोना वायरस टीकाकरण के खिलाफ प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुई। लगभग 1500 प्रदर्शनकारी एथेंस संसद के बाहर कोरोना वायरस टीकाकरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस द्वारा आंसू गैस छोड़ने से पहले प्रदर्शनकारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच मारपीट हुई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर ले रखे थे, जिसमें लिखा था, हमारे बच्चों से दूर रहें। ग्रीस के कोविड टीकाकरण अभियान के खिलाफ एक सप्ताह में ये दूसरी रैली है। इस महीने बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध कराने के सरकार के फैसले के मद्देनजर ये रैली निकाली गई। ईरान में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते तेहरान और इसके आसपास के क्षेत्रों में सप्ताह भर के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। इसके तहत तेहरान और उसके पड़ोसी प्रांत अल्ब्रोज में सभी बाजार, सार्वजनिक कार्यालय, सिनेमाघर, जिम और रेस्तरां आदि बंद रहेंगे। देश में 5वीं बार लॉकडाउन लागू किया गया है। ईरान की सरकार ने डेल्टा वेरिएंट के खतरे को देखते हुए कोरोना वायरस की नई लहर की चेतावनी दी थी। कल से ओलंपिक खेलों का आगाज हो रहा है। खेल मंत्री ने हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो से खास बातचीत करते हुए कहा कि खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ाने के लिए सभी लोग साथ आएं और टोक्यो ओलंपिक्स में भाग लेने वाले एथलीटों को चीयर करें। केंद्रीय मंत्री ने गो फॉर इंडिया पंच के साथ आज भारतीय टीम को अपनी मुबारकबाद पेश की है, उनको चीयर अप किया है और इसमें उन्होंने बाकी पार्टियों को भी बुलाया कि आप भी हमें ज्वाइन कीजिए। इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी। कितना आप खुश फील कर रहे हैं? आपने सबको बहुत चीयर अप करने के लिए बोला है। देखिए, देश के खिलाड़ियों के लिए भारत की पूरी संसद, सभी सांसद और देश का हर नागरिक एकजुट है। वो चाहते हैं हमारे खिलाड़ी अच्छा करें, तिरंगे का मान सम्मान बढ़े और इसके लिए किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, सब इकट्ठे आए खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए अच्छे। और हमने भी अनुरोध किया है कि सब 5-5 लोगों को टैग करें, अपने वीडियोस विक्ट्री पंच के बनाएं और चीयर फॉर इंडिया कैंपेन में साथ में जुड़े। तो आपने देखा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक्स की बात है, देश की बात है, हम सबको बुलाकर एक साथ खड़े होना है। 5-5 लोगों को आप टैग करें और गो फॉर इंडिया, डू वेल इंडिया के नारे के साथ इन्होंने अपना पंच दिया है। कैमरामैन आरके के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
You're also called Lord of the Lords. 3 consecutive centuries there. Did you roll down the pitch of the Lords and took it to your home? Enjoyed every moment of the Lords. Of course, it has got great history and tradition. How was the experience of being the chairman of selectors? Actually, when we took over in 2006-2007, India was at number 5 in the ICC ranking in Test match cricket. Couple of years only, we topped the chart in all formats of the game. Greg Chappell was Indian team coach under your tenure, if I'm not wrong. I mean, what went wrong with him? Man and management skill was lacking, that I would say. नमस्ते इंडिया, नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, जरी इंडिया, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत, मुई इंडिया, नहनु हुनूरा इंडिया, माँ हिंदी हस्ती हिंदियान, सलाम हिंदुस्तान, वी आर इंडिया।